वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत टाइम के बाद हम फिर से इवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन में आपको जो लाइफ फॉर्म्स थी उनके बारे में बता दिया था, जिसमें यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा जो आपके प्रोटोबायोन्ट, यूबायोन्ट, माइक्रोस्फीयर, क्वेसरवेट्स, ये सब क्या होते हैं बता दिया था। उससे पहले हमने जो है इसके बारे में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ किससे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, सब बता दिया था आपको। आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई थी उनके बारे में कौन कौन सी थ्योरी दी गई, कि वो जो लाइफ फॉर्म्स कैसे, हमने बताया कि कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसको थ्योरी के बेसिस पे कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ा नाम आपके सबसे पहले लेमार्क ने बताया, उसके बाद डार्विन आए, उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर उसके बाद ह्यूगो डिवरीज आए जिन्होंने म्यूटेशन बताया। तीने तीनों ही जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने थ्योरी दी इवोल्यूशन के लाइफ फॉर्म्स के बारे में, वो एक मत नहीं है। सब लोग का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी और सबकी थ्योरी अलग अलग जो है और एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और सब में ही जो है एक्सेप्शन है, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने दे दिया था, लेकिन बाद में वो चीज़ चैलेंज की गई, फिर उसको मॉडिफाई किया गया। जो जैसे लेमार्क को जब मॉडिफाई किया गया तो न्यू लेमार्किज्म आ गया। डार्विन की थ्योरी को जब मॉडिफाई किया गया तो न्यू डार्विनिज्म आ गया, जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हो अब। उसके बाद ह्यूगो डी व्रीज की भी थ्योरी में जो है वो किया गया। तो इस लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि इवोल्यूशन जो लाइफ फॉर्म्स हुआ वो कैसे हुआ। आपकी एनसीईआरटी में सेम जो हेडिंग दी हुई है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। ठीक है, तो ये हेडिंग आपके उसमें दी हुई है एनसीईआरटी में। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपने हमने एक थ्योरी आपको पढ़ाई थी, वो थ्योरी थी, जो आपको हमने थ्योरी पढ़ाई थी वो थ्योरी थी स्पेशल स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी में हमने आपको बताया था कि एक ये रिलीजियस लिटरेचर के बेसिस पे ये थ्योरी दे दी गई। और इस थ्योरी में तीन चीज़ें बताई गई थी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ फिर बता देते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या स्पीसीज हैं, वो जो आज दिख रहे हैं ऐसे ही क्रिएट किए गए थे। मतलब कोई अगर इंसान है तो इंसान के फॉर्म में ही क्रिएट किया गया था, कोई एनिमल है तो वो एनिमल के फॉर्म में ही क्रिएट किया गया था, कोई प्लांट है तो वो प्लांट के फॉर्म में ही क्रिएट किया गया था। उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ कि जो है मंकी से, गोरिल्ला से, चिंपैंजी से ह्यूमन नहीं बने। इसका मतलब ये है। दूसरी बात जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बोली गई वो ये थी कि जो डाइवर्सिटी जो हम आज देख रहे हैं ये सेम है जैसे तब थी। मतलब जो सारे ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं वो सारे पहले से ऐसे ही थे, उन्हीं से इवॉल्व होते चले गए, उन्हीं से बर्थ होती चली गई, एक स्पीसीज दूसरे में चेंज होती चली गई। तीसरी बात इस स्पेशल क्रिएशन में ये बोली गई कि जो अर्थ का जो इवोल्यूशन है वो 4000 साल पहले हुआ था। तो ये तीन थ्योरी थी, तीन पॉइंट थे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के। उन तीनों पॉइंट को हम लिखते हैं। पहला पॉइंट था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का, वो ये था कि डेट ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपकी स्पीसीज भी आ जाएंगी, इसमें टाइप्स भी आ जाएंगे। डेट डेट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच।
जो भी स्पीसीज आप देखते हो ये ऐसे ही क्रिएट की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, द डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी was always the same since creation से डाइवर्सिटी जो थी वो सेम थी, and will be same in फ्यूचर। ठीक है, जब से डाइवर्सिटी आई है तब से सेम थी और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। ठीक है। तीसरी बात, द अर्थ इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये तीन थ्योरी की गई थी। ये था बेस्ड ऑन, जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी वो हमने पीछे आपको बताया भी है, बेस्ड ऑन पहले ही बता दिया था, आपके एनसीईआरटी में अब दिया है। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, ये कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर के बेस था। ठीक है, जो ये आइडिया थे ये 19th सेंचुरी तक तो चले। सब लोग ऐसे ही मानते थे कि कोई सुपर पावर है जो इस सृष्टि को, इस संसार को चला रहा है। लेकिन जब 19th सेंचुरी लगते लगते जब ये डार्विन, लेमार्क और ये सब जन्म लेने लगे, तब क्या हुआ कि इन जो आइडिया था इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, और चैलेंज करके क्या बोला गया, ये बोला गया कि all these above ideas were strongly challenged during the 19th century। कैसे ये आइडिया कैसे चैलेंज हुए, तो कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए। ठीक है, जैसे पहला जो सबसे सटीक ऑब्जर्वेशन था वो था डार्विन का। ठीक है, लेमार्क ने भी किया लेकिन लेमार्क की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं थी। ऑब्जर्वेशंस किए गए, जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो था आपके डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। इन्होंने डार्विन कहाँ गए, ड्यूरिंग ए सी वेग इन ए sail ship called HMS Bagale HMS Bagale round the world। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन कैसे किया डार्विन ने, इन्होंने एक सेल शिप थी जो जिसका नाम HMS बगेल था, उसका वर्ल्ड का पूरा राउंड किया, ट्रिप लगाई, और क्या करा, ही सजेस्टेड, डार्विन ने क्या करा, he suggested existing living organisms form forms share similarities
मिनट similarities not only among themselves but also with life forms existed million years ago। ठीक है, डार्विन ने ये सजेस्ट किया कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स है जो सिमिलरिटी शेयर कर रही है खुद से, वो दूसरे लिविंग फॉर्म्स जो पहले मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट कर रहे थे उनसे भी सेम सिमिलरिटीज शो कर रही थी। इसी को इन्होंने एक टर्म दिया डार्विन ने, ये बताया कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। अब ग्रेजुअल जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन built variation in कैरेक्टरिस्टिक। जब कोई पॉपुलेशन वेरिएशन बिल्ड कर लेगी कैरेक्टरिस्टिक में तो क्या होगा, इट enables some of them to survive better in natural condition। अभी समझा देंगे दोबारा से, समझ में आ जाएगा। नेचुरल कंडीशन क्या हो सकती है, ये एग्जांपल है नेचुरल कंडीशन का, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, फूड की कमी हो गई, फिजिकल फैक्टर कोई आ गया, तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल में जो है वो डाल सकते हैं। और इस सब को देखते हुए जो सबसे फिट, जो बेटर ग्रो कर जाएगा वो सबसे फिट हो जाएगा, और नेचर क्या करेगी, उसी को सिलेक्ट कर लेती। कैसे सिलेक्ट करती है वो भी हम बताएंगे। अब जो बेटर फिट नेचुरल कंडीशन में बेटर फिट था, ये वाला नेचुरल कंडीशन में जो बेटर फिट था, इसको क्या करेगी, जो नेचर होगी वो क्या करेगी, ये क्या करेगी, दे आउटब्रीड अदर्स से यहाँ पे जो मीनिंग है वो है अनफिट। मतलब ऐसे समझो, दो लोग हैं, मान लो यहाँ पे 5 लोग हैं, ABCDE, सारों को एक कंडीशन दी जा रही है। इनमें से जो सी है वो इन कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो क्या है, ये बेटर फिट हो गया, फिटेस्ट हो गया, बेटर फिट हो गया। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आउटब्रीड कर देगा दूसरे को, मतलब बाहर निकाल देगा अदर्स को। और क्या करेगा, इसको नेचर क्या करे, जो बेटर फिट था, नेचर जो है इसको चांस देगी सरवाइव करने का, क्योंकि ये बेटर फिट था, और ये क्या करेगा, अपनी प्रोजनी को इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो दे आउटब्रीड अदर्स अनफिट। ठीक है, अब अनफिट कौन होंगे, अनफिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अनफिट का मीनिंग ये है, लेस endowed to survive
इनके चांस कम है सर्वाइव के अंडर सच नेचुरल कंडीशन। ठीक है, उस नेचुरल कंडीशन में इनके चांस कम है। ये पूरा एनसीईआरटी ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसी को अगर कुछ अगर कंडीशन नेचुरल कंडीशन अगर जो है अनफेवरेबल होंगी, तो अगर उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ये, तो क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिटनेस। पता नहीं, फिटनेस का बहुत जरूरी होती है, विराट कोहली जैसे, ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ठीक है, जो फिटनेस इंडिविजुअल की फिटनेस या पॉपुलेशन, जो फिटनेस का मतलब होता है, यहाँ पे फिटनेस का मतलब होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस इज ए रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब क्या है कि दोज हु आर बेटर फिट, दोज हु आर बेटर फिट इन एन environment leave more progeny than others। मतलब अब आपको हम बता देते हैं कि मोर प्रोजेनी की अगर अगर कोई कर रहा है तो क्या करेगा, मोर चांस ऑफ सर्वाइव, तो सर्वाइव मोर। और अगर कोई ज्यादा सर्वाइव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी फिटनेस अच्छी है। फिटनेस अच्छी है तो इसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगी, सिलेक्टेड बाई नेचर, नेचर सिलेक्ट करेगी जैसे, तो इसका क्या होगा, तो इसी को आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। इसी को आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हो। और जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, जो ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये इसी पे इवोल्यूशन आपकी काम करती है, तो इसको बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन की मैकेनिज्म बोला जाता है इसको। अब देखो दोबारा से समझ लो इसको, नहीं समझ में आया होगा कहीं कहीं, बताते हैं कैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हमने ये बोला था कि स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी हमने पढ़ा दी थी आपको पहले। उसमें ये बोला गया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे ऐसे के ऐसे ही आए हुए थे, इनकी जो डाइवर्सिटी थी वो भी सेम थी। इन्हीं के बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन किया कुछ साइंटिस्ट ने। पहला नाम था उसमें डार्विन का। डार्विन अपने एक सेल्स शिप के थ्रू, HMS बगेल जिसका नाम था, उसके थ्रू जो है इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक टूर किया, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स हैं वो सिमिलरिटी शेयर करती हैं, वो उनमें पहले से भी वो सिमिलरिटी थी। जो इवोल्यूशन है वो उन्होंने बताया ये ग्रेजुअल है, और इसी के बेसिस पे पॉपुलेशन वेरिएशन जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक में बिल्ड करती है। ये जो वेरिएशन है कैरेक्टरिस्टिक में, ये इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेटर फिट करने की जो है वो एक टेंडेंसी देता है। और जब ये बेटर फिट होते हैं नेचुरल जो है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, तो ये आउटब्रीड कर देते हैं अदर्स को। जो जिनको आउटब्रीड कर देते हैं वो बाहर, मतलब वो अनफिट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो बेटर फिट होते हैं उनको जो है रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको नेचर चांस देती है। और वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजनी सिलेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे उनमें से सर्वाइव भी ज़्यादा करते हैं। इसी को नेचर सिलेक्ट कर लेती है। और नेचर की जो सिलेक्ट करने की जो ये जो प्रोसेस है, इसी को आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हो। और इसी नेचुरल सिलेक्शन से ही जो इवोल्यूशन है वो वर्क करता है। तो ये बात हो गई।
पहला हमने बात दिया आपको कि डार्विन थे, दूसरा जो थे, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो था अल्फ्रेड वेलास्का। ठीक है, ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे। वर्क कहाँ कर रहे थे? वर्कड इन इन मले मले आर्कीप्लेगो आर्कीप्लेगो। ठीक है, हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन। ठीक है, मतलब ये भी सेम चीजें बताई इन्होंने, वेलास ने भी सेम चीजें बनाई, कंक्लूजन्स अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम चीजें बताई जैसे डार्विन ने बताई थी, तो इसीलिए डार्विन ने पहले बता दी थी, इसीलिए डार्विन को मान लिया गया कि डार्विन की ही थ्योरी है, इनको उतना चीजें नहीं मिली। तो ये चीजें हो गई ऑब्जर्वेशन दो लोगों ने, किसने, एक एक तो ऑब्जर्वेशन था डार्विन का, दूसरा था अल्फ्रेड वेलास का। वेलास भी सेम चीजें बताई जैसे डार्विन ने बताए थे, इसलिए डार्विन को पहले बता दिया गया। अब जो इवोल्यूशन है, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है लाइफ का, वो कैसे हुआ होगा, उसकी जो थ्योरी है लाइफ फॉर्म्स की, वो कैसे दी होगी। तो आपको पता है सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो लेमार्क ने दी थी। लेमार्क भी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे, जिनका थ्योरी का जो नेम था वो आपको पता है कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज आर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो हम अब पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन का जो थेरीज हैं, जिसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हो या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसी को दूसरा नाम देते हो आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और थेरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये तीन नाम है। ठीक है, अब जो थेरीज ऑफ इवोल्यूशन है, ये करती क्या है, आपसे कोई पूछे इनका मतलब क्या होता है, तो ये करती क्या है, डील्स मेनली विथ हाउ लाइफ हाउ लाइफ चेंजेज आफ्टर इट्स ओरिजिन होने के बाद लाइफ कैसे कैसे चेंज हुई, इसी को ये थेरीज जो हैं वो बताती हैं। पहली जो थेरी थी वो थी आपके लेमार्क की जो थेरी थी उसको लेमार्किज्म भी बोला जाता है। लेमार्किज्म हम केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझा देंगे हम सब कुछ। जो लेमार्क थे, ये इनकी थ्योरी को लेमार्किज्म कहा जाता है। जो लेमार्क थे ये एक क्या थे, फ्रेंच फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, और बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, अब ये नेचुरलिस्ट थे, इनकी जो थ्योरी दी थी इन्होंने, जो थ्योरी का जो नेम था, वो था थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी थी, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था, एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन एक बुक का नाम है, पूछी जा सकती कहीं ना कहीं आपसे कहीं कभी भी, तो उसको आप पढ़ लो, नहीं पूछी जाए यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लो। फिलॉसफी फिलॉसफी जूलॉजिक, फिलॉसफी जूलॉजिक, ये थी 18 ये दी थी उन्होंने 1809 में, ये बुक का नाम था। अब हम आपको बताते हैं लैमार्क बताना क्या चाह रहे थे, डार्विन क्या बताना चाह रहे थे। लैमार्क ये बोलते थे कि कोई स्पीसीज है, वो स्पीसीज क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हो गई एक से दूसरे में, जबकि डार्विन ये बोले कि जो एक स्पीसीज थी वो दूसरे में चेंज हो गई। मतलब चेंज हो गई तो पहले वाली भी स्पीसीज है और जो बनी है वो स्पीसीज भी है। लैमार्क ये बोलते थे कि एक स्पीसीज है वो दूसरी में चेंज हो गई, वो पहले वाली खत्म हो गई। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था लैमार्क और डार्विनिज्म में। देखो कैसे, लैमार्क ये बोलते थे कि कोई ये एक स्पीसीज है, ये क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हो गई, दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो ये न्यू स्पीसीज, जो ये न्यू स्पीसीज बन गई, लेकिन ये वाली स्पीसीज चली गई। डार्विन ये बोलते थे कोई स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज ए क्या हुई, दो में चेंज होगी रिप्रोडक्शन के बाद, न्यू स्पीसीज, ये न्यू स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो ये क्या कहते थे, डिसेंडेंट है, ये डिसेंट है, इसमें क्या हुआ, ये स्पीसीज जो थी इसको इन्होंने एंसिस्टर बोल दिया, और ये न्यू स्पीसीज हो गई या प्रोजनी हो गई। अब ये न्यू स्पीसीज बनी है तो इसमें नए कैरेक्टर हो गए, और जो लैमार्क बोलते थे कि ये ट्रांसफॉर्म हो गई। तो दोनों लोग का जो बेसिक आइडिया था, ये लैमार्क था ट्रांसफॉर्मेशन, और इनका था डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था दोनों लोगों का। अब हम क्या करते हैं, जो पॉस्टुलेट थे वो पढ़ लेते हैं। पॉस्टुलेट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्क। ठीक है, जो पॉस्टुलेट जो लैमार्क थे वो इस पे बेसिस थे कि एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ न्यू कैरेक्टर डेवलप। मतलब क्या होता था कि किसी भी कैसे भी इन्वायरमेंट का रोल हो या किसी और चीज़ का रोल हो या कुछ और मतलब जीन का कोई रोल हो, उससे क्या होता था कहीं ना कहीं एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता था। ठीक है, ये लैमार्क बताने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो पॉस्टुलेट का जो पहला पॉइंट था, इनके पॉस्टुलेट का जो पहला पॉइंट था वो था कि, जो पहला पॉइंट था देखो, वो था इंटरनल वाइटल फोर्स। ऐसे दिया नहीं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़ लो, कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, केवल हम बता देंगे इंटरनल वाइटल फोर्स। इनका कहने का मतलब ये था कि जो, केवल समझ लो, लिखाएंगे नहीं। इंटरनल वाइटल फोर्स का इनका मतलब ये था कि जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें कुछ अंदर से विल पावर हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी चीज लिए वो अपने फोर्स से वो चीज डेवलप कर ली। जैसे जिराफ, इन्होंने बोला कि जिराफ जो है क्या हुआ, जिराफ को एक दिन मन किया कि हम अपनी जो है गर्दन लंबी करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी विल पावर से क्या किया, गर्दन को लंबा कर लिया। ऐसे जो बर्ड थी पहले टाइम पे कि वो उड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज हमें उड़ना है, और हम बस वो उड़ने लगी। तो इनका कहने का मतलब ये था। तो इसके लिए जब इन्होंने दो चीज़ें बताई तो फिर इनका एक्सेप्शन भी आ गया, लोग बताने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे कि बताओ कि जो हम लोग ह्यूमन हैं उनमें विंग्स क्यों नहीं है, हम लोग भी उड़ना चाह रहे हैं, क्यों जो है प्लेन का जो हम ट्रेवल करें, खुद खुद ही उड़ जाएं, तो ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल थे इंटरनल वाइटल फोर्स के, वो एग्जाम्पल्स थे
एग्जाम्पल्स थे वो थे जिराफ, जिराफ। इसके अलावा जो और एग्जाम्पल था वो था बर्ड्स ऑफ ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम। और इनका एक्सेप्शन जो था, एक्सेप्शन था वाई ह्यूमन डू नॉट हैव विंग्स, ह्यूमन में विंग्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी। दूसरा इनका था यूज एंड डिसयूज, दूसरा पॉस्टुलेट था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क ने ये बताया कि जो जिराफ थे वो, उनकी विल पावर थी, उन्होंने अपनी लंबन जो गर्दन लंबी करनी चाहिए, तो क्या हुआ, उन्होंने उसका ज्यादा यूज किया, तो वो क्या हुई, लंबा जो उनकी गर्दन थी वो लंबी होती चली गई। ठीक है, तो शॉर्ट गर्दन ना होके लंबी होती चली गई। इसके अलावा जो फ्लाइटलेस बर्ड थी वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उड़ना चाहा और सब उड़ने लगी धीरे धीरे, तो जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा जो केव एनिमल हैं उनकी क्या हुई, विजन पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। तो इन्होंने ये सब यूज एंड डिसयूज ऑर्गन दिए थे। जैसे वो था, पहला इनका एग्जाम्पल है, इसमें वो था फ्लाइट लेस बर्ड्स। दूसरे थे केव एनिमल। ठीक है, कि इन्होंने बोला कि केव एनिमल की जो विजन पावर है वो इसलिए कम होती है क्योंकि वो जो आँख का यूज ही नहीं करते, वो गुफाओं में ही बने रहते हैं। अब इनका एक्सेप्शन देखो क्या था, इनका एक्सेप्शन ये था, इन्हीं को मार दिया इन्हीं के दवा से। देखो इनका एक्सेप्शन ये था कि जैसे ह्यूमन आई है, बहुत, हाँ बहुत यूज होती है। अगर एक एवरेज लाइफ किसी की 60 ईयर है, 60 साल है, 60 साल तक वो आँख जो है अच्छी, मतलब यूज हो रही है, और यूज हो रही है अगर, तो उसको एकदम अच्छा होता चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आँख में जो उसका जो विजन पावर है, रोशनी है, वो कम होती चली जाती है, जो विजन पावर है ह्यूमन की। तो इनकी थ्योरी क्या हुई, यहीं पे डिस्कार्ड होगी कि जैसे जैसे ह्यूमन की लाइफ बढ़ती है, एज बढ़ती है, उसकी विजन पावर कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका एक्सेप्शन। ये हो गया एक्सेप्शन के, कौन हो गया, ह्यूमन आई। आई कैसे, आई पावर, आई पावर रिड्यूसेज एज एज इंक्रीज। ठीक है, ये भी इनको नहीं माना। तीसरा पोस्टुलेट था, एक ही चीज से देखो समझाए दे रहे हैं सब कुछ, इन्वायरमेंट फोर्सेज, फोर्सेज न्यू नीड। अब देखो फिर यही देख लो इनके जो है इसी से समझ लो। जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ये बोला गया कि फ्लाइटलेस बर्ड हैं वो अभी पाई जा रही है न्यूजीलैंड में, या जो मेटाथीरिया हैं, जो मैमल्स के मेटाथीरिया हैं जैसे कंगारू हैं, वो पाए जा रहे हैं केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पे क्यों पाए जा रहे हैं, इनका ये इनका कहना ये था कि इन्वायरमेंट जो है वो न्यू नीड को वो करता है, कि कोई केव एनिमल रह रहा है तो उसको बाहर निकलना नहीं है, तो उसमें क्या है, उसकी विजन पावर लो हो गई। कोई फ्लाइटलेस बर्ड है, उसको उड़ना है नहीं, जब उसके प्रीडेटर नहीं है, जब उसके इनेमी नहीं है, तो वो उड़ने की जरूरत नहीं समझी, तो इसलिए वो नहीं उड़ी। मतलब इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फोर्स कर रही है न्यू कैरेक्टर के लिए, न्यू नीड के लिए। ठीक है, तो ये बात भी इनकी नहीं मानी गई। फोर्थ पोस्टुलेट जो था, फोर्थ वाला, वो था इनका, वो था इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, और यही इन्होंने ये बोला कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर है तो वो उसकी आने वाली जो जनरेशन है उसमें चला जाएगा वो कैरेक्टर। ये इन, और यही जो इनका था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जब ये बोला तब इस पे इन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने, कि कैसे, मतलब कि कोई अगर चश्मा लगा रहा है
तो उसकी आने वाली जनरेशन है वो भी चश्मा ही लगाएगी। या जो ऐसे हो रहा है कि मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसके में था वो आगे आने वालों में भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो। बाद में इसी चीज को उनको क्रिटिसाइज किया, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया वो था, इनका क्रिटिसिज्म जो किया वो किया विजमैन ने, विजमैन ने किया। विजमैन ने ये बोला, विजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। विजमैन ने क्या किया, हम समझा दे रहे हैं केवल ऐसे मुंह से। विजमैन ने क्या किया कि चूहे लिए और खूब सारी जनरेशन तक, 14 15 20 जनरेशन तक उनकी पूंछ काटते रही, कि जैसे ये कह रहे हैं कि लेमार की जो कैरेक्टर हैं वो आगे जनरेशन में चले जाएंगे। तो उसको ये लगता था कि 30 35 40 50 जनरेशन के बाद चूहों में हो सकता है वो टेल जो है उसकी जो पूंछ काटे दे रहे थे उससे हो सकता है उनमें आगे वालों में टेल ना हो, लेकिन वो हर जनरेशन में टेल देख रहा था। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी थी इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बताया, नियो लेमार्किज्म दिया। और वो नियो लेमार्किज्म जो था उसमें इन्होंने बताया कि नियो लेमार्किज्म आपके उसमें नहीं है लेकिन इसको पढ़ लो आप। नियो लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म ये बोला गया कि इनहेरिटेंस नहीं होगा एक्वायर्ड कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर हैं वो आगे चल के चलेंगे ही चलेंगे, नहीं। ये बोला गया कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, चेंजेस करता है किसमें, फिजिकल एंड गिव फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सोमेटोप्लाज्म, गिव फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सोमेटोप्लाज्म। ये सोमेटोप्लाज्म क्या, सोमेटोप्लाज्म में क्या हो सकते हैं, दे मे अफेक्ट, दीज मे अफेक्ट जर्म प्लाज्म। ठीक है, ये जर्म प्लाज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर जर्म प्लाज्म को जब अफेक्ट करेंगे तभी ये क्या होंगे, ये एक्वायर्ड होंगे। ठीक है, हर कैरेक्टर एक्वायर्ड नहीं होगा, जो जर्म प्लाज्म हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड इनहेरिट इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, विजमैन ने ये बताया कि केवल वही कैरेक्टर एक्वायर्ड होंगे न्यू जनरेशन में जो जर्म प्लाज्म पे होंगे। ठीक है, जो सोमेटोप्लाज्म होगा उस पे जो कैरेक्टर होंगे वो नहीं जाएंगे आगे वाले जनरेशन में। मतलब क्या, दो चीजें होती है देखो, एक होता है सोमेटोप्लाज्म जो बॉडी में बॉडी होती है, ठीक है, जो जर्म प्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, लेकिन ये वाले नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। यही विजमैन बताने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बेसिस पे नियो लेमार्किज्म दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका डार्विन, लेमार्क की थ्योरी और डार्विन का और वेलास का ऑब्जर्वेशन। तो ये चीज़ हमने आपको आज बता दी हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, या मेल कर सकते हैं आप, या टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।